वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 16 जुलाई 2020। तो आइए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक प्रकार का नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़्यादा शेयर कैपिटल होल्डिंग है एनएसडीसी में कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। और तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स को फंड करता है और स्किल डेवलपमेंट के लिए मार्केट इकोसिस्टम क्रिएट करता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अक्सर ही न्यूज़ में रहता है। आपने अगर अपना जवाब सोच लिया है तो चलिए हम बात करते हैं। ये बात सही है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है वो जस्ट 49% है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी शेयर होल्डिंग 51% है। इन दैट केस ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा और जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। इन दैट केस आपका जो आंसर होगा दैट विल बी सी 1 and 3 ओनली। ये आपका सही जवाब होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट किस लिए है ये मैंने आपको बता दिया। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसे आप असीम पोर्टल भी कह सकते हैं। असीम पोर्टल सभी प्रकार के डेटा ट्रेंड और एनालिटिक्स को तैयार करेगा जहां पर वो वर्कफोर्स मार्केट को डिस्क्राइब करेंगे, एक मैप तैयार कर देंगे कि किस प्रकार के वर्कफोर्स की कहाँ रिक्वायरमेंट है और कहाँ अवेलेबिलिटी है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बेटर प्लेस के साथ मिलकर इस पोर्टल को डेवलप किया है। ये एक प्रकार का एआई बेस्ड पोर्टल होगा जो कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय से जोड़ेगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें मौका देगा कि वो अपने एम्प्लॉयर से जुड़कर काम की तलाश कर सकते हैं। जो अगला प्रश्न है वो जस्टिस आर.एस. सरकारिया कमीशन के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शंस हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स, सेंटर स्टेट रिलेशन, सीट रिजर्वेशन एंड कोटाज, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। तो बताइए अपना सही जवाब चूज करिए। अगर आपने अपना सही जवाब चूज कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सिंपल पॉलिटी का क्वेश्चन भी है। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहां पर आपको सरकारिया कमीशन के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये बिल्कुल वही आर.एस. सरकारिया कमीशन है। तो अब तो आपको हिंट लग ही गया होगा कि ये किससे संबंधित है। बिल्कुल ये सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। तो जो आपका सही जवाब है वो है बी। देखिए अब ये प्रश्न मैंने आपसे क्यों पूछा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये एक एडिटोरियल में आपके साथ सर के द्वारा डिस्कस किया गया था। तो एडिटोरियल के पार्ट में भी अगर कुछ आ रहा है तो आप रेडी रहिए, उनसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे। चलिए स्पेसिफिक होकर बता ही देता हूं आपको। कुछ दिन क्या 13 जुलाई को जो एडिटोरियल्स डिस्कस किए गए थे उनमें आपसे सरकारिया कमीशन के बारे में चर्चा की गई थी कि किस प्रकार से कोविड-19 के केस में जो सेंटर स्टेट रिलेशन है उनको और स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है और जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वहां पर भी इसका रोल है। मैं स्पेसिफिक डेट आपको बताता नहीं हूं जानबूझकर। अब मैं बार बार एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का गाना नहीं गाना चाहता। आपको पता है मैं क्यों नहीं बताता हूं। आपको तैयार रहना होगा हर प्रकार की सिचुएशन में, हर प्रकार के क्वेश्चंस के लिए जो आपके सामने आएंगे। कई बार वो टॉपिक करंट अफेयर्स में होता है बट क्वेश्चन स्टैटिक बनता है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए। सरकारिया कमीशन को 1983 में स्थापित किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट हालांकि 1987 में सबमिट की थी, राजीव गांधी जी की जब सरकार थी तब। ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को, वेरियस पोर्टफोलियोज को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दी थी। इस कमीशन का नाम सरकारिया कमीशन इसीलिए रखा गया था बिकॉज इसको हेड किया गया था जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के द्वारा, इसीलिए इसे आर.एस. सरकारिया कमीशन भी बोलते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जज हुआ करते थे। जो अगला प्रश्न है वो टेट्रास्टेमा फ्रेई के बारे में है। टेट्रास्टेमा फ्रेई के बारे में है। आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये शार्क की एक नई स्पीसीज है जो कि अपने फिन्स पर चल सकती है। फिन्स जो किनारे किनारे मछलियों के होते हैं जिनकी मदद से वो तैरती हैं, ये मछली अपने फिन्स के जरिए चल सकती है। और दूसरा ये है कि ये इनके पास एक न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल ड्रग्स तैयार करने में किया जा सकता है। तो बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आप अपना जवाब सोच चुके होंगे। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है।
लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि ये जो शार्क की स्पीसी की हम बात कर रहे हैं ये भी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। ये शार्क की स्पीसी है जो अपने फिन पर चलती है, ये टेट्रास्टेमा फ्रेई नहीं है। तो ये भी न्यूज़ में थी, बट हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो टेट्रास्टेमा फ्रेई की बात कर रहे हैं। ये क्या है? टेट्रास्टेमा जो फ्रेई है वो एक प्रकार का मरीन इन्वर्टिब्रेट है। इन्वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और इसे तमिलनाडु की कोस्ट पर ढूंढा गया है। ये देखिए, बाकी यहां पर देखिए जो बात मैंने आपको बताई, उस जिसे वॉकिंग शार्क कहा गया, वॉकिंग शार्क एक नई स्पीसी है शार्क की जिसे ऑस्ट्रेलिया में भी हाल फिलहाल में खोजा गया है। ये इंफॉर्मेशन इससे डिफरेंट है, तो ये इसी की वजह से ये इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे ऐड कर दी है, बट पहला पॉइंट इसी वजह से गलत हो जाता है। ये देखिए, डेड और डिकेइंग मटेरियल पे फीड करती है जिससे न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग में मदद करती है। ये अपने प्रोस्बेसिस, मतलब इनकी नाक बहुत लंबी होती है जिसे प्रोस्बोसिस कहा जाता है, उसकी मदद से ही ये अपना खाना कलेक्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे बटरफ्लाई अपने नाक का इस्तेमाल करते हैं नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, बाकी न्यूरोटॉक्सिन्स में पाए जाते हैं। जो अगला प्रश्न है वो येप्थिमा वाटसोनी बटरफ्लाई के बारे में है। अभी वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ने इसे रीडिस्कवर किया है। आपसे पूछा गया है कहां किया है। कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी पूछती है और लोकेशंस पूछी जाती हैं अगर कोई नई डिस्कवरी हुई है तो। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। तो ये बटरफ्लाई कहां पाई गई है जिसे हमने येप्थिमा वाटसनी बोला? अगर आपने जवाब सोच लिया है तो त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर, सी। इसे नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में खोजा गया। लास्ट टाइम इसे 1958 में देखा गया था। ये आसाम, म्यांमार, थाईलैंड की लोकेशन में मिल जाती है। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो ईपीएफओ के बारे में है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, सरकार कुछ न कुछ बदलाव करती रहती है ईपीएफओ में लेकर, और ये प्रश्न मतलब ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो न्यूज़ में रहते हैं तो प्रश्न बन सकते हैं। स्टेटमेंट ये है कि एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहती है। और दूसरा ये है कि ईपीएफओ का जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी होती है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? इफ यू हैव chosen your answer, let me tell you the correct answer is C। दो के दोनों ही सही हैं ईपीएफओ के बारे में। इसे देखिए 1952 का जो एक्ट रहा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, उसी के तहत स्टैब्लिश किया गया। दैट्स वाई वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ स्टैच्यूटरी बॉडी। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहती है, ये भी सही है। ये नोडल एजेंसी है जो कि बायलैटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करती है अगर हमने ये किसी अन्य देश के साथ साइन किया है तो। बाकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न प्रोजेक्ट संपर्क के बारे में है। पूछा गया है कौन ऑपरेट करता है इस प्रोजेक्ट संपर्क को। आपके पास ऑप्शंस हैं प्रसार भारती, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, इंडियन रोड कांग्रेस। बताइए। अब देखिए संपर्क से ऐसा लग रहा है कि दोनों भी हो सकते हैं, मतलब प्रसार भारती भी हो सकता है क्योंकि ये भी संपर्क स्थापित करता है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, इंडियन रोड कांग्रेस भी हो सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक में तो कम ही संभावना लग रही है। बताइए कौन सा जवाब सही होगा? बता देता हूं मैं, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है प्रोजेक्ट संपर्क को। अभी हाल फिलहाल में डिफेंस मिनिस्टर ने 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस को इनॉग्रेट किया जम्मू एंड कश्मीर में प्रोजेक्ट संपर्क के तहत, जो कि बीआरओ का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ये बॉर्डर एरियाज में रोड्स या फिर टनल्स या फिर जो ब्रिजेस हैं उनका निर्माण कर रहे हैं। अब नाम तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्वियसली स्ट्रेटजिक है तो इंपॉर्टेंट होंगे, बट इतने ज़्यादा आप याद नहीं रख पाएंगे। 2 ब्रिजेस जो हैं वो तरना नाला जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर बनाए गए हैं, और 4 जो ब्रिज हैं वो अखनूर पल्लनवाला में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दापोरिजो में सुबनसिरी रिवर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में भी एक ब्रिज इनॉग्रेट किया गया था। इससे मदद क्या मिलती है? आर्म फोर्सेस की जो मोबिलिटी है वो स्ट्रांग होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है रिमोट एरियाज में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को 7 मई 1960 को स्टैब्लिश किया गया था। 1960 दिमाग में रख सकते हैं, 7 मई इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और ये बॉर्डर एरियाज़ में और नेबरिंग कंट्रीज़ में जो हमारे फ्रेंडली हैं वहाँ पर भी रोड्स बनाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ट्राइब्स को उनके स्टेट के साथ मैच करना है। पहला है चकमा मिजोरम, गड्डीज हिमाचल प्रदेश, चरण गुजरात। बताइए कौन सा सही है कौन सा नहीं है? पढ़ा होगा तो बता सकते हैं। इनमें से एक न्यूज़ में था, चलिए मैं बताता हूँ, 3 के तीनों ही सही मैच्ड है। चरण न्यूज़ में था, ये न्यूज़ में आया था। और चकमा और गड्डीज चूंकि काफ़ी पॉपुलर ट्राइब्स हैं और ट्राइब्स के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए।
आपने नहीं पढ़ा तो आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे भी यहाँ पे रख दिया। गुजरात गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में कहा कि वो राबरी, भारवाड़ और जो चरण कम्युनिटीज़ हैं उनमें देखेंगे कि कौन जो है वो शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के लिए एक्चुअली में एलिजिबल हैं, जिन्हें उनका बेनिफिट मिलना चाहिए। जो चरण हैं उन्हें गढ़वी भी कहा जाता है। ये स्मॉल ट्राइब है, गुजरात में पाई जाती है। चरण का मतलब होता है चार, ऐसे लोग जो ग्रेजिंग करवाते हैं जानवरों को। इनमें जो वुमेन होती हैं उन्हें गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाता है बाकी कम्युनिटीज़ के द्वारा। चकमा जो है वो ईस्टर्न मोस्ट रीजन में पाई जाने वाली ट्राइब्स हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। 46 क्लैंस हैं इसमें, जिन्हें गोजास कहा जाता है। इनका हेड चकमा राजा होता है, जिसे हिस्टोरिकली रिकॉग्निशन मिलता था गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के समय में भी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे। गड्डीज हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाने वाली एक ट्राइब है जो कि पशुओं को चराते हैं। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में है। पूछा गया है कौन पब्लिश करता है। ऑप्शंस है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, डेमोग्राफी रिस्पॉन्सिबल, पॉपुलेशन सर्विस इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तो बता सकते हैं। सही जवाब है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये यूएन जनरल असेंबली का एक सब्सिडरी ऑर्गन है। 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्टैब्लिश किया गया था। ऑपरेशन 1969 में इन्होंने स्टार्ट किया। ऑफिशियली इनको रीनेम किया गया 1987 में। ये SDG 6, 4 एंड 5 के लिए वर्क करते हैं, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी को। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में इनका हेडक्वार्टर है। मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ पर है। आपको 3 माउंटेन्स दिए गए हैं और इनकी हाइट के हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। मतलब सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ऊंचा है, उसके बाद उससे कम, उससे कम। कंचनजंगा, K2 एंड माउंट एवरेस्ट आपके पास ऑप्शंस हैं। तो बताइए। अब देखिए, आपने अपना जवाब सोच लिया है तो हम बात करेंगे। आपको इन तीनों में ये तो पता ही होगा कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। ये तो हम सब ने बचपन से ही पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए, माउंट एवरेस्ट आपको सबसे पहले चाहिए, तो 3 हमारा सबसे पहले रहना चाहिए। तो 3 इन दोनों में है, तो ये दोनों तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो ना। अब 3 के बाद 1 लाना है या 2 लाना है, ये आपके सामने एक चैलेंज है। मतलब इसके बाद हम कंचनजंगा लें या फिर K2 लें, अब ये आपको पता होगा तो ये आप कर पाओगे। वैसे 3 के बाद आपको जो ऊंचाई मिलेगी वो कंचनजंगा की मिलेगी, देन K2 की मिलेगी। तो सही जवाब सी होगा, 3, 1 एंड 2। अगर ये आप नहीं भी कर पाते तब भी आपको इतना तो श्योर हो गया होगा कि ऑप्शन बी या सी में से ही कोई होगा। केस जो था वो 50-50 का हो गया था। तो 3, 1 और 2 ये करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, देन K2 जिसे माउंट गॉडविन भी कहा जाता है, देन कंचनजंगा। यहाँ पर लिस्ट दी गई है सभी माउंटेन्स की, कौन सबसे ऊंचे हैं उसके बाद कौन है। तो यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ही मिला है, सबसे ऊपर सबसे ऊंचा है। अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पर पहला स्टेटमेंट यह है कि जो अल्टाई माउंटेन्स हैं वो सेंट्रल और ईस्ट एशिया की माउंटेन रेंज है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि त्रिचमीर हाईएस्ट माउंटेन है हिंदकुश रेंज का। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। आपने चूंकि माउंटेन्स एशिया के तैयार कर लिए हैं तो आपने अपना जवाब बना लिया होगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। यहाँ पर देखिए, सेंट्रल और ईस्ट एशिया में पाया जाता है अल्टाई माउंटेन। रशिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान जहां कंजंक्शन बनाते हैं वहीं पर आपको मिलेगा। कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया और चाइना, इसी के कंजंक्शन पे यहाँ पर अल्टाई माउंटेन्स है। एटिस और ऑब नदियां भी यहीं से निकलती हैं। बुलेखा इसकी हाईएस्ट पीक है। हिंदकुश माउंटेन रेंज की लोकेशन यहाँ देखिए, वर्तमान के पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के नॉर्थ में। ठीक है। कोर्सेस अवेलेबल हैं कुछ, ओनली ISP डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जल्दी ही अवेलेबल होगी। आप इन्हें एक्सेस करने के लिए ओनली IAS का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आपको एशिया के जो रिवर्स हैं उनको तैयार रखना है, उनसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।